हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइज, आज का हमारा क्वेश्चन है मार्क्स के सामाजिक परिवर्तनों के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। आप देख सकते हैं ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइज, अब हम इसका आंसर देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतकारों में कार्ल मार्क्स का नाम आर्थिक निर्धारणवादी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी करके विशेषकर उत्पादन प्रणाली के बदलते स्वरूप के महत्वपूर्ण काल माना है, जो सामाजिक से रचना में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है। कार्ल मार्क्स ने अपने परिवर्तन के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मनुष्य के जीवित रहने के लिए कुछ भौतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। इनको जुटाने के लिए मानव के उत्पादन करना होता है। इसके लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। उनको जुटाने के लिए मानव के उत्पादन करना होता है। ये शायद 2 बार दे दिया है, तो हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। जिसके लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। जिन साधनों के द्वारा व्यक्ति के उत्पादन करना होता है उसी को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, तो गाइस इसमें हम देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें प्रौद्योगिकी में छोटे छोटे औजार से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों सम्मिलित हैं, जिनमें जब भी परिवर्तन होता है तो उत्पादन प्रणाली में भी परिवर्तन आता है। मार्क्स का मत है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी उत्पादन प्रणाली को अवश्य अपनाता है। यह उत्पादन प्रणाली दो पक्षों, उत्पादन के उपकरण और उत्पादन के संबंध द्वारा मिलकर बनी होती है। इसलिए जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता है तो सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आता है। तो गाइज, हम इसमें देखते हैं कि मार्क्स के जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत की समीक्षा है, उसमें हम देखते हैं कि जो समाज के परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत है, तो कार्ल मार्क्स के निर्धारवादी स्वरूप में इसको जाना जाता है। उन्होंने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विशेषकर उत्पादन प्रणाली के बदलते हुए स्वरूप को क्या किया है, महत्वपूर्ण काल माना है। ठीक है, तो जो सामाजिक से रचना में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है। तो हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने अपने परिवर्तन के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जब मानव जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ मूल्यों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, तो उसको जुटाने के लिए मानव क्या करता है, उत्पादन करना पड़ता है, और उसके लिए उत्पादन के साधनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति में जब उत्पादन करना होता है तो वो किसी न किसी प्रौद्योगिकी को अपनाता है, और इसे ही क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। अर्थात जब वो किसी न किसी काम को अपनाएगा उससे ही हम क्या कहेंगे, प्रौद्योगिकी का नाम दे सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि प्रौद्योगिकी में छोटे से बड़े कोई भी हो सकता है, अर्थात छोटे छोटे औजार भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें भी क्या हो सकती हैं, प्रौद्योगिकी हो सकती हैं। तो इसमें देखते हैं कि जब भी परिवर्तन होता है, चाहे औजार को लेकर हो या बड़ी बड़ी मशीनों को लेकर हो, जब भी परिवर्तन होता है तो उत्पादन की जो प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, परिवर्तन आता है। तो मार्क्स कहते हैं कि जब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी उत्पादन प्रणाली को अपनाता है तो यह उत्पादन प्रणाली जो है वो दो पक्षों में क्या होती है, उत्पादन के उपकरण और उत्पादन के संबंध के द्वारा मिलकर बनी होती है। अर्थात कार्ल मार्क्स का कहना है कि ये जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो दो प्रणाली से मिलकर बनी होती है, दो पक्षों से मिलकर बनी होती है। पहला क्या है, उत्पादन के उपकरण, और दूसरा है उसमें उत्पादन के संबंध। ठीक है, तो इसलिए जो उत्पादन की जो प्रणाली में जब परिवर्तन आता है तो सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आता है। इसमें आगे देखते हैं गाइस, कार्ल मार्क्स का मत है कि जब हाथ द्वारा उत्पादन किया जाता था तो सामाजिक संरचना एक विशेष प्रकार की थी, और आज जब बिजली एवं मशीनों द्वारा अधिकांशतः उत्पादन किया जा रहा है तो एक दूसरे प्रकार की सामाजिक संरचना है। इसलिए उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने से समाज में परिवर्तन आता है, साथ ही साथ उत्पादन कार्यों में लगे लोगों के पारस्परिक संबंधों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो गाइस, इसमें हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब हाथ द्वारा वस्तुएं बनाई जाती थी, उनका उत्पादन होता था,
तो सामाजिक संरचना एक विशेष प्रकार की सामाजिक संरचना होती थी। और आज जब बिजली से मशीनों द्वारा अधिकांशतः उत्पादन किया जा रहा है, औजारें बनाई जा रही हैं, तो ये एक दूसरे प्रकार की सामाजिक संरचना हो गई है। तो इसीलिए उत्पादन की प्रणाली में और परिवर्तन होने वाले समाज में क्या होता है, परिवर्तन आता है। तो और साथ ही साथ उत्पादन कार्य में जो लगे लोग होते हैं उसमें भी उनके पारस्परिक संबंधों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। आप देखते होंगे अगर किसी कंपनी में मजदूर काम करते हैं या कोई भी इंजीनियर काम करते हैं या कुछ भी हो काम करते हैं, तो उनका काम बटा हुआ होता है। तो उसमें व्यक्ति में एक अलगाव सा फील होता है कि नहीं, ये तो मेरे से ऊंचे पद पे हैं, मैं उनसे छोटे पद पे हूँ, या मैं छोटा काम करता हूँ इस कंपनी में, ये बड़े काम करते हैं। ठीक है, तो यही बात इसमें बताई गई है कि जब अधिकांशतः जो काम है वो बिजली से, मशीनों से होने लगे हैं, तो उत्पादन की प्रक्रिया क्या होती जा रही है, एक दूसरे प्रकार की सामाजिक संरचना का रूप ले रही है। ठीक है, और इसलिए जो है उत्पादन के कार्य में जो लोग लगे हुए हैं उनके पारस्परिक संबंधों में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन संबंधी के महत्वपूर्ण योग से ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। जब उत्पादन के उपकरणों, उत्पादन के कौशल, ज्ञान, उत्पादन के संबंध इत्यादि जो की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है, जब उत्पादन के उपकरणों, उत्पादन के कौशल, ज्ञान, उत्पादन के संबंध इत्यादि जो कि आर्थिक संरचना तक निर्माण करते हैं, और जब इनमें परिवर्तन आता है तो संपूर्ण समाज की सामाजिक संरचना में होता है, जो एक सीधी रेखा के रूप में अनवरत चलता रहता है, जिससे हम सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। तो इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो उत्पादन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण योग होते हैं, तो उनसे क्या है, समाज के आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, जब उत्पादन के उपकरणों में, उत्पादन के कौशल में, उसके ज्ञान में, उत्पादन के संबंध जो भी हैं उसमें आर्थिक संरचना का जब निर्माण होता है, तो उत्पादन के उपकरणों में क्या होता है, उत्पादन से जो है उत्पादन के संबंध में जो भी आर्थिक संरचना का निर्माण जब करते हैं, तो जब इनमें परिवर्तन आता है तो संपूर्ण समाज की सामाजिक संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जो एक सीधी रेखा के रूप में अनवरत मतलब हमेशा चलता रहता है, जिससे हम सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। आगे देखते हैं गाइस। कार्ल मार्क्स का मत है कि इतिहास के हर युग में दो वर्ग, साधन संपन्न व साधन विहीन, विद्यमान रहते हैं, और इन्हीं दो वर्गों में अपने अपने आर्थिक हितों को लेकर लगातार संघर्ष भी चलता रहता है, तथा प्रत्येक वर्ग संघर्ष का अंत भी एक नए सामाजिक संरचना के उदय व विकास के रूप में सामने आता है, जिसके फलस्वरूप एक अनेक नए वर्गों का जन्म होता है, जो नई सामाजिक संरचना और संबंधों को जन्म देते हैं। और इसी से समाज में सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है। यही कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन एक रेखीय सिद्धांत है, जिसे मार्क्स का आर्थिक निर्धारवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो इतिहास के हर युग में जो है वो दो वर्ग दो वर्ग होते हैं। एक जो होता है वो साधन संपन्न होता है, अर्थात जिसके पास साधन होता है, और एक जो होता है वो साधन विहीन होता है। अर्थात वो कहते हैं कि इतिहास के हर युग में दो वर्ग होते हैं। एक होता है जिसके पास साधन होता है, एक वर्ग, और दूसरा वर्ग ऐसा होता है जिसके पास साधन विद्यमान नहीं होता है। तो इन्हीं दो वर्गों में क्या होता है, अपने अपने आर्थिक हितों को लेकर लगातार चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है, और प्रत्येक वर्ष संघर्ष का अंत भी एक नए सामाजिक संरचना के आने से ही क्या होता है, विकास के रूप में सामने आता है। तो वो कहते हैं कि जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप अनेक नए वर्गों का जन्म हो जाता है, जो नई नई सामाजिक संरचना, उनके संबंधों को जन्म देते हैं, और इसी से समाज में सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है। और यही कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन का एक रेखीय सिद्धांत है, जिसे कार्ल मार्क्स का आर्थिक निर्धारवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें, एग्जाम में कार्ल मार्क्स के परिवर्तन का एक रेखीय सिद्धांत करके क्वेश्चन भी आ सकता है, और कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए, ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो समझ आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।